हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं एक ऐसी कंपनी के साथ आया हूँ जहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी का बेस्ट ऑफ द टाइम भी देखा है एंड वर्स्ट ऑफ द टाइम भी देखा है। और इस कंपनी का नाम है फ्यूचर ग्रुप। मिस्टर बियानी जो कि विजनरी है और उन्होंने जिस टाइम पे रिटेल इंडस्ट्री में एंट्री की थी उस टाइम पे नोबडी वाज actually imagined that it can be such a big business in retail industry as well. So हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री में उन्होंने क्या काम किया, कैसे उनकी जर्नी रही और क्यों इतना डाउनफॉल हो गया और क्या कारण है उनका ये टॉपसी टर्वी देखने के पीछे। Before we get into the details, I would like to suggest, if in case you haven't subscribed my channel, do subscribe it and hit the bell icon. अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि फ्यूचर ग्रुप के बारे में। शुरुआत इनकी हुई थी रिटेल इंडस्ट्री से। इन्होंने अपने काफ़ी एक फ्लैगशिप ब्रांड है बिग बाज़ार। अगर आपने फ्यूचर रिटेल के बारे में नहीं सुना है तो आपने ज़रूर बिग बाज़ार के बारे में ज़रूर सुना होगा। बिग बाज़ार जो है वो जब इन्होंने बियानीज़ ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री हुआ करती थी। आप जनरली ग्रॉसरी अपने आसपास के किराना के स्टोर से ख़रीदते हैं और आप कभी सोच नहीं सकते थे कि आपको एक जगह मिलेगी जो कि सब कुछ एक ही अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग, राइट फ्रॉम द FMCG प्रोडक्ट्स टू क्लोथ्स टू एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। उस टाइम पे इन्होंने अपना शुरू किया। दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियोज़ इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, क्लोथिंग। इन्होंने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड स्टार्ट किया था जिसका नाम था पैंटलून एंड दे हैव स्टार्टेड दैट ब्रांड इन 1987। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया अपना पोर्टफोलियो एंड उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एज़ यू नो आपको पैसों की ज़रूरत होती है। और क्योंकि इतना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो गया तो इन्होंने अपना कैपिटल रेज़ करना शुरू किया, लोन लेना शुरू किया एंड इस वजह से ये कंपनी इतना डाइवर्सिफाई कर पाई अपने आप को। लेट्स अंडरस्टैंड द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कि इन्होंने कैसे अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया कुछ ही टाइम में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के अंडर में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। फ्यूचर रिटेल इज़ वन ऑफ देम, फ्यूचर सप्लाई, फ्यूचर कंज्यूमर। तो इन्होंने अपना एक प्राइवेट लेबल भी शुरू किया जिसके थ्रू इन्होंने अपना प्रोडक्ट और अपना ब्रांड क्रिएट किया फ्यूचर कंज्यूमर एंड उसके थ्रू अपने रिटेल आउटलेट में फ्यूचर कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स प्लेस करने लगे और वो भी काफ़ी अच्छा इनका चला बिज़नेस। तो इस तरह से इन्होंने बिज़नेस ग्रो तो काफ़ी अच्छा किया है इन लोगों ने, बट उसके लिए इनको काफ़ी डेट की ज़रूरत पड़ी और उस इधर यू कैन गो टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल दीज लोन्स और एल्स देयर इज़ अनदर रूट विच इज़ थ्रू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो क्योंकि इनके पास इतना बड़ा कोलेट्रल नहीं था टू रेज दैट काइंड ऑफ लोन, सो दे हैव एक्चुअली गॉन टू लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का जो लोन देने का तरीका होता है, दे आर ऑलवेज बिलीव इन द फ्यूचर ग्रोथ एंड बेसिस दैट दे प्रोवाइड द लोन्स और दे इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर ग्रोथ स्टोरी ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसी तरह से बट द सिंस इट इज़ अ हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ सिनेरियो फॉर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, तो उनका थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ज़्यादा होता है या वो अपना मार्जिन भी ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स। तो इस पूरे फ्यूचर ग्रुप पे जो डेट के जो बादल थे वो इसीलिए ज़्यादा गहरे होते चले गए कि एक तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कंपनी। जो इन्होंने डेट भी लिया उसके हिसाब से जो रिटर्न इनको एक्सपेक्टेड थे उन बिज़नेसेस में, वो बिज़नेसेस में उतने रिटर्न नहीं आ पाए। और अगर आप देखेंगे कि प्रमोटर ने अपने जो शेयर्स थे वो प्लेज करना स्टार्ट किया बिकॉज टू रेज द फंड्स एंड बेसिकली द थर्ड रीज़न आई कैन से कि आपने कोलैटरल की तरह आपने शेयर्स तो प्लेज कर दिए बट एट द सेम टाइम आपका शेयर जो है वो धीरे धीरे नीचे आता चला गया और जो बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने
कहा कि भाई अगर इसी तरह से ये नीचे चला गया तो इस तरह से उनका काफ़ी प्रेशर आने लगा। जो ग्रुप्स में जिन जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उनको जो बोरोइंग्स दी हुई थी कि भाई या तो आप हमारा डेट वापस कर दीजिए या फिर आपके हम जो शेयर्स हैं वो ओपन मार्केट में सेल कर देंगे। सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी ऑफ देयर डेट बर्डन। अगर आप देखेंगे टोटल जो डेट है, टोटल डेट बर्डन जो है आज की तारीख में एज़ ऑफ सितंबर 2019 वो पूरे ग्रुप पे डेट बर्डन बढ़ के कुछ 12,778 करोड़ का इस पूरे फ्यूचर ग्रुप पे हो गया। तो इस तरह से इनका डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है। प्लेज जो है टोटल प्लेज ऑफ द शेयर्स अक्रॉस द ग्रुप इज़ अराउंड 90%। तो किशोर बियानी का जो टोटल प्लेज है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। एक और इन्होंने जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सारा स्टोरी जो है सारा डेट के ऊपर है। इसी तरह से मैंने एक आपको आलोक इंडस्ट्री की एक स्टोरी बताई थी लास्ट वीडियो में, जो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर करूँगा। आप उसको भी देखेंगे तो उसमें भी सेम सॉर्ट ऑफ इवेंट्स हुए थे कि उन्होंने अपनी ग्रोथ इतना तेज़ी से करने की सोची कि उन्होंने डेट बहुत तेज़ी से लिया, 10,000 करोड़ का डेट लिया और वो अल्टीमेटली वो डेट से वो रेवेन्यू या सेल्स जनरेट नहीं कर पाए और उसी वजह से आलोक इंडस्ट्री का भी ये हाल हो गया। अब इन्होंने काफ़ी तरीक़ों से अपना डेट को कम करने की बात करी। इन्होंने अपना इंश्योरेंस बिज़नेस सेल करने की बारे में बात करी, बट देयर वाज नो बायर फॉर देयर इंश्योरेंस बिज़नेस एज वेल। इन्होंने बियानी की जो पैंटलून था वो आपको पता ही है, उन्होंने 2012 में कुछ 1600 करोड़ में पैंटलून रिटेल आदित्य बिरला फैशन को बेच दिया था। और सो दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन द स्टोरी एज ऑफ नाउ। एंड अगर आप देखेंगे आज की तारीख में तो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है फ्यूचर ग्रुप की। और मिस्टर किशोर बियानी आज की तारीख में इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। 12,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट हो गया है कंपनी पे। और जो रही सही कसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी कि कोविड में अगर आप देखेंगे तो कोविड सिचुएशन की वजह से इनके पूरे आउटलेट्स बंद हैं अक्रॉस इंडिया। देयर इज़ नो कैश फ्लो। तो अगर आपको रूटीन एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी आपको और कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी या आपको डेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर चलता रहा तो इनके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, बट इनको पूरा ये सेल करना ही पड़ेगा। और जैसे आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड जीएम फाइनेंशियल ने मिलके, उसी तरह से हो सकता है आने वाले टाइम में इनको भी अपना पूरा स्टेक सेल करना पड़े। सो दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल क्राइसिस ऑफ दिस फ्यूचर ग्रुप। अब हम थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं और क्या इन्होंने परफॉर्मेंस रही इनकी पिछले 5-7 साल में। तो अगर आप देखेंगे मैं ये आपके सामने क्वार्टरली रिज़ल्ट्स की एक स्लाइड रख रहा हूँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस पूरी क्वार्टरली रिज़ल्ट में आप देखेंगे तो सेल्स नंबर्स जो हैं 2017 मार्च से लेके आप देख सकते हैं मार्च 2017 में जो कि 4,484 करोड़ था, वो सेल्स नंबर बढ़ के दिसंबर 19 में 5,130 करोड़ हो गया। इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका अच्छा सिग्निफिकेंट जंप देखा 180 करोड़ से लेके अभी आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो 696 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया दिसंबर 2019 में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है। इंटरेस्ट बर्डन जो आप देखेंगे, इंटरेस्ट बर्डन जून 2019 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे एक सडन स्पाइक आ गया है। मार्च 2019 में जो कि इंटरेस्ट बर्डन 61 करोड़ का था वो बढ़ के जून 2019 क्वार्टर में 239 करोड़ का हो गया और वो फिर से सिग्निफिकेंटली बढ़ा इंटरेस्ट सितंबर 2019 क्वार्टर में विच विल बिकम 263 करोड़। तो और अभी दिसंबर क्वार्टर में फिर से ये सिग्निफिकेंटली बढ़ा 269 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे कि इनकी सेल्स में डिप आ गया। तो इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जा रहा है, सेल्स में डिप होता जा रहा है। तो वो सब अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा मायूस करने वाली चीज़ है। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो आप अगर दिसंबर 2012 से मैंने ये पूरा डेटा दिखाया है,
दिसंबर 2012 में इनकी सेल्स थी 1578 करोड़। वो बढ़ते कंसिस्टेंटली बढ़ी, 2014 में बढ़ी, 2015 में डिप हुई, बट 2016 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जंप दिखाया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द सेल्स नंबर, जो कि 6845 करोड़ आया। एंड 16 के बाद 17 में फिर से एक बहुत ज़बरदस्त जंप आया, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द टोटल सेल्स नंबर, विच इज़ 17,980 करोड़। फिर 18 में थोड़ा सा कंसिस्टेंट वे में 10-15% बढ़ा, फिर 19 में भी ये बढ़ा ऑलमोस्ट 10% की रेट से, बट अभी दिसंबर तक आते आते इन्होंने 21,000 करोड़ का सेल्स कर लिया है। एक्सपेंसेस को इन्होंने थोड़ा देखेंगे तो अगर हम बहुत तेज़ी से एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2019 के अगेंस्ट में 2295 करोड़ का ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दिखा चुके हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी जो मार्च 2019 में दिखाया था 733 करोड़ का, वो 708 करोड़ का 3 क्वार्टर्स में दिखा चुके हैं ये लोग। तो दैट वे आई थिंक सब कुछ ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम हम लोग अब बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ, इनकी बैलेंस शीट क्या शो करती है। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो इनकी बोरोइंग्स जो बढ़ रही हैं, बोरोइंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं और अभी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर मार्च 2019 से सितंबर 2019 6 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो 2657 करोड़ से बढ़ के ये ऑलरेडी 3841 करोड़ हो चुका है, और इसी वजह से उसका इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता जा रहा है इन लोगों पर। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है फ्यूचर रिटेल पे। एंड एज ए ग्रुप अगर आप देखेंगे तो एज ए ग्रुप पूरा फ्यूचर ग्रुप पे ही ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम की तरह उभरता जा रहा है। कैश फ्लोज़ की बात करेंगे तो इनका अभी भी पॉजिटिव कैश फ्लो बना हुआ है। टिल अबाउट मार्च 2019 में 30 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था, बट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो वो इनका 2019 में नेगेटिव में चला गया था। तो दिस इज़ अगेन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि फ्यूचर रिटेल में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी कि ये दिसंबर 2019 तक तो इनका जो शेयर प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो 47% ओन करते थे, अभी वो घट के 40.31% रह गया है। तो इसमें जो है अगर आप देखते हैं इसमें पब्लिक ने काफ़ी पैसा लगाया है, 26% से बढ़ाकर पब्लिक के पास अभी शेयर्स हो गए हैं 34.78%, और FIIs ने भी अपना शेयर होल्डिंग थोड़ा कम किया है इसमें, और DIIs ने भी अपना शेयर होल्डिंग कम किया है। तो ये एक इंडिकेटर है कि FIIs भी बाहर निकल रहे हैं और DIIs भी इससे बाहर निकल रहे हैं। ये मार्च 2020 का मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो ये कुछ एक फाइनेंशियल्स हैं जहाँ पे कि थोड़ा सा वरीसम फैक्टर है कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। और अनलेस इनको कुछ ऐसा मिल गया कि कोई इनका हाथ थामने वाला मिल गया तब तो इस कंपनी का कुछ हो सकता है। एंड इस रेस में काफ़ी लोग अभी इनका मिस्टर किशोर बियानी का डिस्कशन काफ़ी लोगों से चल रहा है। ये मैं एक आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इस न्यूज़ आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि इनका प्रेमजी इन्वेस्टमेंट के साथ भी डिस्कशन चल रहा है। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये न्यूज़ आइटम है 13 जून का, जहाँ पे कि क्लियरली मेंशन किया है फ्यूचर रिटेल प्लान्स स्टेक सेल इन टॉक्स विद प्रेमजी इन्वेस्ट। तो फ्यूचर रिटेल इज़ इन टॉक्स विद कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टर्स लेड बाय प्रेमजी इन्वेस्ट टू सेल अ स्टेक इन द रिटेल चेन। जैसे मैंने आपको बताया था बिकॉज ऑफ द डेट बर्डन ये लोग अपना स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं। इवन एज इट इज़ कंटिन्यूइंग पैरेलल डिस्कशन विद रिलायंस रिटेल, अमेज़ॉन एंड समारा कैपिटल फॉर अ डील। तो ये पैरेलली रिलायंस रिटेल, अमेज़ॉन एंड समारा कैपिटल के साथ भी टच में है। Mr. Kishore Biyani is looking to either sell a significant or his entire stake in his flagship retail firm that is facing a liquidity crisis with mounting debt. So Premji Invest already owns about 6% stake in Future Retail, while Amazon has about 3.2% stake. तो ये दोनों ही कंपनीज इसमें अपना बढ़ा सकती हैं स्टेक। While these investors, including Samara, have already signed term sheets to buy a non-controlling stake in Future Retail, talks with Reliance Retail includes offering a majority stake in Future
Lifestyle Fashion, which runs the central department chain, said the second person, adding a Reliance deal will mean Biani has to lose control at the group level. तो वैसे भी इनके ऊपर जो डेट बर्डन है वो आप देख सकते हैं कि कंपनी वाइज डेट बर्डन इन्होंने दिखाया है क्लियरली कि कंपनी के ऊपर फ्यूचर इंटरप्राइजेस पे 6,717 करोड़ का डेट है, फ्यूचर कंज्यूमर पे 814 करोड़ का डेट है, फ्यूचर सप्लाई चेन में 218 करोड़, फ्यूचर मार्केट नेट में 15 करोड़, फ्यूचर लाइफस्टाइल में 904 करोड़ एंड फ्यूचर रिटेल में कुछ 2300 करोड़ के आसपास का ये डेट इस कंपनी के ऊपर है। तो ये लोग बहुत तेज़ी से अपना डेट रिड्यूस करने के लिए अपने स्टेक सेल कर रहे हैं। अगर ये स्टेक सेल हो जाता है तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन, बट लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स पैंस आउट इन फ्यूचर। नाउ लेट्स सी हाउ दिस स्टॉक हैज़ परफॉर्म्ड इन टुडेज़ मार्केट। लाइक आप देख सकते हैं इसका पी जो है वो 7.8 है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री पी विच इज़ 27। और अगर आप इसका टोटल डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी गुड डिलीवरी वॉल्यूम विच इज़ अराउंड 52%। तो लोग इसको लेके जा रहे हैं और आई थिंक दे आर स्पेकुलेटिंग कि ये डील हो जाएगी और अल्टीमेटली द कंट्रोलिंग स्टेक वुड बी विद रिलायंस रिटेल. So this is it for today's video. If in case you like this video, please subscribe my channel and do share it with your friends and family as well. Thank you so much.